दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज 14 नवंबर है और भारत के निर्माता, साहित्य के मर्मज्ञ और राजनीति के मजबूत स्तंभ चाचा नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। दोस्तों, उनका व्यक्तित्व अधिकांशतः एक राजनेता के रूप में और दूरदर्शी राजनेता के रूप का रहा है, परंतु हम आज जो बात करने उपस्थित हुए हैं वह हमारा आधार है यूजीसी नेट जेआरएफ इकाई 10 में लगे आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियों के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय की प्रस्तावना पर। इसी बीच में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के प्रस्तावना, भूमिका सहित जवाहरलाल नेहरू के महत्वपूर्ण विचारों से अवगत होंगे। तो मूलतः आज का विषय इन्हीं विषयों पर आधारित होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की चर्चित रचना है। प्रथम संस्करण इसका मार्च 1956 में है और द्वितीय संस्करण दिसंबर 1956 और तृतीय संस्करण सितंबर 1962 में। प्रकाशक उदयांचल आर्य कुमार रोड, पटना 4 से प्रकाशित है। दोस्तों, इनके इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 पर एक संस्कृत का श्लोक है। वह श्लोक क्या है वह मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। धर्म यो वाधते धर्म न सधर्म कुधर्म तथा अविरोधी तु यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर तृतीय संस्करण की भूमिका लिखते हैं और उनमें जो बातें लिखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें हमें जानना चाहिए। वह बातें क्या हैं? वह बातें हैं 20वीं सदी में आकर जो भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज मुगल काल में शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। इस उद्भावना को मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया है। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि 20वीं सदी में जो भारत का बंटवारा हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 ईस्वी में देश 2 भागों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से लेकर 1999 तक का समय। तो उसका बीज उन्होंने खोजा किसको? तो मुगल काल में शेख अहमद सर हिंदी के प्रचार में। इस शेख अहमद जो सर थे वो हिंदी के प्रचारक थे और उसी में उन्होंने इस विभाजन का तत्व ढूंढने का कोशिश किया है और यह बातें पृष्ठ संख्या 7 पर उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने लिखा, किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। नाराज मैं किसी को नहीं करना चाहता। मैंने जो कुछ लिखा है वह मेरी शिक्षा, दीक्षा और चिंतन का परिणाम है। यह ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है, सारे विरोधों के बीच अपना काम करता जाएगा। यह रामधारी सिंह दिनकर का एक आत्मविश्वास है और उन्होंने इस किताब को एकता का सैनिक कहा है। इस ग्रंथ को क्या कहा? एकता का सैनिक कहा। और उनका मानना है कि विरोधों के बीच भी जितने भी विरोध होंगे
उनके बीच भी यह अपना काम करता चला जाएगा। फिर वे लिखते हैं, खास दिलचस्पी की बात तो यह है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात ही कह दी कि सांस्कृतिक एकता की बात जो है जनसाधारण ही सुनना चाहता है। बिल्कुल सत्य है। आप जानते हैं, जनसाधारण ही इस देश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं और विद्वानों तो कई वाद खड़े किए, कई संप्रदायों का उदय हुआ इन्हीं विद्वानों के कारण। तो वही रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर क्या क्या कहते हैं। यह महल साहित्य और दर्शन का है, इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार की आदर तो मैं करता हूं, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूं। इतिहास की ओर में मैं शौक से गया हूं और शौक से ही मैं उसकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूं। यह क्या कह रहा है कि इस किताब को उन्होंने साहित्य और दर्शन का महल कहा है और उन्होंने कहा कि यहाँ अगर इतिहासकार और कोई इतिहास के तत्व इसमें ढूंढेंगे तो वह मूलतः एक किराएदार होंगे जो कुछ देर के लिए तो रहेंगे लेकिन फिर चले जाएंगे। किराएदार का आदर तो करता, मतलब आदर करना चाहिए, परंतु उसे महल पर कब्जा कर लेने का अधिकार नहीं देना चाहिए। और रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूं। इतिहास की ओर मैं शौक से गया। जबकि आप जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर इतिहास से स्नातक किए थे और पटना विश्वविद्यालय का वह विभाग आज भी रामधारी सिंह दिनकर को याद करता है। हिंदी विभाग रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर है, नाम पर एक कमरे का है, नाम है। तो मूलतः कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर कहते हैं कि साहित्य की ताजगी और बेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। कीर्ति के प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलक और परकंप ये गुण शौकिया की रचना में ही होते हैं। पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार रहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों को वे खुलने नहीं देते। मतभेद होने पर भी वे हुक्म आखिर तक परंपरा का भी ही मानते हैं। इन्होंने कहा कि साहित्य की ताजगी जो है और बेधकता शौकिया लेखक में होते हैं, जो शौक से लेखन का कार्य करते हैं, पेशेवर लेखक में नहीं। मतलब जिन्हें जो पेशेवर लेखक हैं, जिन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया है, वो क्या उसके साहित्य में ताजगी होगी। और उन्होंने कहा कीर्ति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं और अपनी कीर्ति में प्राण उड़ेलने का जो भाव होता है वह शौकिया लेखक का होता है। थरथराहट, पुलक और परकंप ये गुण शौकिया की रचना में ही होते हैं। पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार रहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों को वे खुलने नहीं देते। बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप थरथराहट के एक अभिलाषी हैं, पुलक कीर्ति में देखना चाहते हैं, परकंप का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शौकिया लेखक के पास जाना जरूरी है। और पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में, पेशे के डर से क्रांतिकारी विचारों को खुलने नहीं देते हैं। मतभेद होने पर भी वे हुक्म आखिर तक परंपरा का ही मानते हैं। और
मतभेद भले वो रखता हो, लेकिन वह जब भी हुक्म की बात आएगी, जब भी मानने वाली बात आएगी, तो परंपरा को ही वे मानेंगे। फिर कहते हैं संस्कृत का इतिहास शौकिया शैली में ही है लिखा जा सकता है। इतिहासकार अक्सर एक या दो शाखाओं के प्रामाणिक विद्वान होते हैं। ऐसे अनेक विद्वानों की कृतियों में बैठकर घटनाओं और विचारों के बीच संबंध बिठाने का काम वही कर सकता है जो विशेषज्ञ नहीं है, जो सिक्कों, ठिकरों और ईंटों के गवाही बिना नहीं बोलने के कारण मौन नहीं रहता। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानते दो ही मार्ग है, मेरे जानने में दो ही मार्ग है। या तो उन्हीं बातों का महदूद रहो जो 20 बार कही जा चुकी है और इस प्रकार खुद भी बोर हो और दूसरों को भी बोर करो, अथवा आगामी सत्यों का पूर्वाभास दो, उनकी खुलकर घोषणा करो और समाज में नीम हकीम कहलाओ, मूर्ख और अधपगले की उपाधि प्राप्त करो। आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर बराबर इस बात से अवगत कर रहे हैं कि एक संस्कृति के रचयिता किस प्रकार के हो सकते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि संस्कृति का इतिहास जो है वह शौकिया शैली में ही लिखा जाता है, मतलब शौक से ही कोई लिख सकता है। इतिहासकार के बारे में उनका जो मत है, उनका मत है कि ये एक दो शाखाओं के प्रामाणिक विद्वान होते हैं। और उन्होंने कहा कि कृतियों में बैठकर घटनाओं और विचारों के बीच संबंध बिठाने का काम वही कर सकता है जो विशेषज्ञ नहीं है, जो सिक्कों, ठिकरों और ईंटों की गवाही बिना नहीं बोलने के कारण मौन नहीं रहता। मतलब कृति और इतिहास के बीच में वह व्यक्ति संबंध स्थापित कर सकता है जो बोलते हैं, जो मौन धारण नहीं करते हैं। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानने में दो ही कारण हैं। एक तो यह कि जो लिखी गई है उसी बात को दोहराते रहे और बोर करते रहे, या एक वह जो आगामी सत्यों का पूर्वाभास दे, उनकी खुलकर घोषणा करे और इसका परिणाम भले समाज में लेखक को मूर्ख कहने पर हो, लेखक को मूर्ख की उपाधि मिले, अधपगले की उपाधि मिले, फिर भी उन्हें इस चीज से विचलित नहीं होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर फिर कहते हैं अनुसंधानी विद्वान सत्य को तर्क से पकड़ता है और समझता है सत्य सचमुच उसकी गिरफ्त में ही है। मगर इतिहास का सत्य क्या है? घटनाएं मरने के साथ फॉसिल बनने लगती है, पत्थर बनने लगती है, दंत कथा और पुराण बनने लगती है। बीती घटनाओं पर इतिहास अपनी झिलमिली डाल देता है, जिससे वे साफ साफ दिखाई न पड़े, जिससे बुद्धि की उंगली उन्हें छूने से दूर रहे। यह झिलमिली बुद्धि को कुंठित और कल्पना को तीव्र बनाती है। उत्सुकता में प्रेरणा भरती है और सपनों की गांठ खोलती है। घटनाओं के स्थूल रूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन उनका अर्थ वही पकड़ता है जिसकी कल्पना सजीव हो। इसलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी खंडित नहीं होते। रामधारी सिंह दिनकर प्रथम संस्करण में कहते हैं एक समय मैं इतिहास का विद्यार्थी था, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि पटना विश्वविद्यालय से वे स्नातक उत्तीर्ण किए हैं, किंतु जब से कविता और निबंध में लगा तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट सा गया। तब सन 1950 ईस्वी में मैं छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। रामधारी सिंह दिनकर प्रथम संस्करण में यह स्वीकार करते हैं और बहुत बड़ी बात स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश में 4 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति हुई है। वह क्रांति क्या है? तो पहला जो क्रांति है
जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा जब भारतवर्ष में आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ था, उस समय में एक क्रांति हुई थी। दूसरी क्रांति तब हुआ जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया था तथा उपनिषदों के चिंताधारा को खींच कर वे मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। और तीसरी क्रांति तब हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उनका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति तब हुआ जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन का अनुभव किया। फिर वे आगे लिखते हैं कि भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामासिक रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहां भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारे इसी सामासिक संस्कृति की विशेषज्ञता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, बार बार रामधारी सिंह दिनकर सामासिक एकता की बात करते हैं, सामासिक की सिकता की बात करते हैं, मतलब सामंजस्य की जो संस्कृति होती है उनको मिलाने की बात करते हैं। फिर वे कहते हैं कि यह पुस्तक विद्वानों का उच्चिष्ट चुनकर तैयार की गई है, किंतु इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। संक्षेप में इसके मुख्य पाठक जन साधारण होंगे, ऐसी मेरी कामना है। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि यह जो पुस्तक मैंने तैयार किया है यह विद्वानों के लिए मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा है इसे साधारण जनों के लिए। लेकिन कौन साधारण जन इसको पढ़ पाए हैं? नहीं पढ़ पाए। खैर, मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है एवं मेरे साहित्यिक जीवन का यश और अपयश मेरे काव्य पर ही निर्भर करता है। और रामधारी सिंह दिनकर इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि मेरा जो विशाल क्षेत्र है, मेरा जो मजबूत क्षेत्र है वह काव्य है और मैं काव्य में ही बातें कर सकता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और प्रस्तावना जो है उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कृति के बारे में क्या क्या लिखे है। तो चलिए शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है, जैसा कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है, कि भारतीय जनता की संस्कृति की रूप सामासिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। एक चीज जैसा कि आप देखे पिछली जो बातें हम लोग कर रहे थे उनमें हमने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर भी मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सामासिक की संस्कृति है और ऐसा मानना पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है। आगे देखते हैं वे क्या कहते हैं। भारत के समग्र इतिहास में हम 2 परस्परी विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है और दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं कि भारत के समग्र इतिहास में या जो भारत का जो इतिहास है उसमें 2 प्रकार के विरोधी तत्व हैं और वह विरोधी तत्व अपने शक्तियों के साथ काम करते हैं। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करती है, अर्थात बाहरी जो भी सांस्कृतिक दबाव थे या सांस्कृतिक परिवेश गढ़ा गया था उनमें समन्वय स्थापित करती है, सामंजस्य पैदा करते हैं। और दूसरा जो वह है जो इन दोनों में भेद करता है,
इन दोनों को भेद करके विभाजन को प्रोत्साहित करता है, बांटने का काम करता है। और यह प्रवृत्ति एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति है। अब देखिए आगे वे कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और उन्हें समझने के काम में हमारी सहायता की, लेकिन आखिर को वह भी संकीर्ण मतवाद बन गया और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में वह भी नाकामयाब है। यह मानना तो ठीक है कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है, लेकिन जिंदगी वही तक खत्म नहीं होती, वह आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज है। यहाँ जो क्षमा कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जिस बात की और हमें ध्यान दिलाना चाहते हैं और ध्यान देने योग्य बात है, और जवाहरलाल नेहरू इस और हमें संकेत करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद का जो ऐतिहासिक विकास है, मार्क्सवाद ने जो ऐतिहासिक विकास किया है और जो विश्लेषण उपस्थित किया है और उस विश्लेषण के द्वारा जो समस्याओं पर सोचने और समझने का काम किया हुआ है, वह हमारी सहायता की है, लेकिन आखिर वह भी संकीर्ण मतवाद बन गया। और इन सब के बावजूद भी मार्क्सवाद संकीर्ण मतवाद का शिकार बन गया। जीवन की आर्थिक पद्धति के में उसका चाहे जो भी महत्व हो, जीवन का जो आर्थिक पक्ष है उस पक्ष में, उस पद्धति में उनका जो भी महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में वह नाकामयाब है। लेकिन मनुष्य के बुनियादी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने में मार्क्सवाद असफल है। यह मानना तो ठीक है कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिंदगी वहीं तक खत्म नहीं होती है, वह आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज है। फिर नेहरू जी कहते हैं, जातियां जब अगति की अवस्था में रहती है तब उनकी शक्ति दिनों दिन छीजती जाती है, उनकी कमजोरियां बढ़ती जाती है। परिणाम यह होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय हो जाता है तथा अक्सर वे राजनीतिक दृष्टि से भी गुलाम हो जाती है। अब इन्होंने क्या कहा कि जातियां जब अगति की अवस्था में रहती है, अर्थात जब जातियां गतिशील नहीं होती हैं, तब उनकी शक्ति दिनों दिन छीजती जाती है, अर्थात वो शक्तियां उनकी मतलब आप ये कह सकते हैं खत्म हो जाती हैं, उनकी कमजोरियां बढ़ जाती हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी रचनात्मक कलाओं और प्रवृत्तियों का क्षय हो जाता है, अर्थात रचनात्मक कलाएं और प्रवृत्तियों का क्षरण हो जाता है तथा अक्सर वे राजनीतिक दृष्टि से गुलाम भी हो जाती है और राजनीतिक दृष्टि का वह गुलाम हो जाता है। फिर वे कहते हैं, भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के मिलन से उत्पन्न हुए हैं। इस मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है। उन्होंने क्या कहा कि भारत में जो संस्कृति का सबसे प्रबल उपकरण है वह है आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों का खास द्रविड़ों से मिलन या उत्पन्न होना। इस मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी संस्कृत भाषा करती रही है। फिर वे कहते हैं, संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई है। आप यह देखें कि
नेहरू जी संस्कृत में भारत की सांस्कृतिक एकता को साकार होने की बात स्वीकार करते हैं। फिर वे कहते हैं, भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक और तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार अत्यंत संकीर्ण होते गए। यह फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का यह विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदतों और रिवाजों की कमजोरियों को हम यह कहकर नजरअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे और उनके बड़े बड़े विचार हमें विरासत में मिले, लेकिन पूर्वजों से मिले हुए ज्ञान एवं हमारे आचरण में भारी विरोध है और जब तक हम इस विरोध की स्थिति को दूर नहीं करते, हमारा व्यक्तित्व फटा का फटा रह जाएगा। बहुत बड़ी बात कहते हैं नेहरू जी। भारत में दो बातें एक साथ बढ़ी। एक और विचारों और सिद्धांतों को हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, कि मतलब कि हमारा विचार बहुत मजबूत है, हम बहुत उदार हैं, हमारे सिद्धांत बहुत उज्जवल हैं, हमारे सिद्धांत उत्कृष्ट हैं और हम सहिष्णु हैं। ऐसा होने का हमने दावा किया। और दूसरा, हमारा जो सामाजिक आचार व्यवहार था वह अत्यंत संकीर्ण हो गया। इससे क्या हुआ? एक फटा हुआ व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और इस सिद्धांत और आचरण के कारण हमें विरोध का सब सामना करना पड़ा और यह संघर्ष आज भी जारी है। और उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने पाखंड पे, कर्मकांड पे उन्होंने कहा कि यह हमारे कितनी विचित्र बात है कि अपनी दृष्टि की संकीर्णता, आदतों और विरिवाजों की कमजोरियों को हम यह कहकर नजरअंदाज कर देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े लोग थे, जबकि यह गलत बात है। हमें यह एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि इस बात से हमारा जो व्यक्तित्व है वह फटा ही रह जाएगा, हमारा व्यक्तित्व विशाल नहीं बनेगा। फिर आगे भी कहते हैं, जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का यह विरोध उतना उग्र नहीं दिखाई देता था, लेकिन जो जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती आई है। आज तो हम आधुनिक युग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस युग की परिस्थितियां इतनी प्रबल है कि हमें अपने इस आंतरिक विरोध का सामना करना ही पड़ेगा और इस काम में हम कहीं असफल हो गए तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी और हम उन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे जिन पर हम आज तक अभिमान करते आए हैं। अब देखिए नेहरू किन बातों से चिंतित थे। नेहरू कहते हैं, जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का यह विरोध उतना उग्र नहीं दिखाई पड़ता था। जब जीवन गतिहीन था तो क्यों दिखाई देगा? लेकिन उन्होंने कहा कि जब जब राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज हुई तो इस विरोध में उग्रता का भी प्रवेश होगा और वह उग्रता प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा। और आज तो हम लोग आधुनिक युग के दरवाजे पर खड़े हैं और आधुनिक युग के दरवाजे पर खड़े होकर के हमें इस आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ेगा और अगर हम इसमें असफल हो जाते हैं तो यह हमारे राष्ट्र की पराजय होगी। हम उन अच्छाइयों को भी खो देंगे जिन पर हम नाज करते हैं और अभिमान करते हैं। तो यह नेहरू का विचार था, यह नेहरू का सोच था।
आगे देखिए क्या कहते हैं। ईसा के जन्म की पहली सहस्त्राब्दी और उससे पहले के भारत की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वह उस तस्वीर से भिन्न है जो बाद को मिलती है। उन दिनों के भारतवासी बड़े मस्त थे, बड़े जीवंत, बड़े साहसी और जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह से युक्त थे तथा अपना संदेश वे विदेशों में दूर दूर तक ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र में उन्होंने ऊंची से ऊंची चोटियों पर अपने कदम रखे और आकाश को चीरकर डाला। उन्होंने अत्यंत गौरवमयी भाषा की रचना की और कला के क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत कोटि की कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया। उन दिनों का भारतीय जीवन घेरों में बंद नहीं था, तत्कालीन समाज में ही जड़ता था, गतिहीनता की कोई बात नहीं थी। उस समय एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक समग्र भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह भी लहरें ले रहा था। इसी समय दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए और वहां उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से ही बौद्ध मत का संदेश लेकर बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे और वे परस्पर एक दूसरे की पोषण भी करते थे। तो आप देखिए, नेहरू जी कहते हैं कि ईसा के जन्म से के पहले के जो शताब्दी थे और उस समय का जो भारत था, जो हमारे सामने तस्वीर आती है, वह उस तस्वीर से भिन्न है जो बाद को मिलती है। मतलब उसके बाद के जो भारत मिलते हैं वह अलग हैं। उन दिनों के भारतवासी बड़े मस्त थे, जीवंत थे, साहसी थे, जीवन के प्रति अद्भुत उत्साह रखते थे, दूर दूर तक अपने विचारों को ले जाते थे। विचारों के क्षेत्र में उन्होंने ऊंची चोटियों को छुआ था, उन्होंने आकाश तक को चीर डाला और उन्होंने गौरवमयी भाषा की रचना की। कला के क्षेत्र में अत्यंत कार्यत्री प्रतिभा का परिचय दिया और उस समय के भारतवासियों का जीवन घेरों में बंद नहीं था और न ही तत्कालीन समाज में जड़ता थी, गतिहीनता थी। उस समय एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें जा सकती थी। भारतवर्ष में सांस्कृतिक उत्साह देखी जा सकती थी। इसी समय दक्षिण भारतवर्ष के लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर गए और वहां उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किया। दक्षिण से ही बौद्ध मत चीन गया। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे और वे परस्पर एक दूसरे को पोषण करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि जवाहरलाल नेहरू के दृष्टि में भारतीय संस्कृति का क्या रूप है, वह भारत के किन बातों को लेकर चिंतित हैं और किन बातों को लेकर के खुशी प्रकट कर रहे हैं। हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू दिनकर के समान भारतीय संस्कृति को सामाजिक संस्कृति मानते हैं। हमने यह जाना कि भारत के ईसा के प्रथम की शताब्दी का जो भारत था वह उन्नत भारत था। उसके बाद के भारत में वह दम नहीं रहा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू का जो भारत के प्रति सोच है, भारतीय समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प है, वह संकल्प आज के लिए भी जरूरी है। और जब वह संकल्प पूरा होगा तो जिस बात को लेकर उनकी किताबें लिखी गई है, भारत की खोज, तो भारत की खोज उन्होंने किया और वह पूरा होगा। धन्यवाद।